खाने के बाद वो लोग अरबाज साहब के ही कमरे में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इसे अपने वजूद पर तेज़ नज़रों की काट शिद्दत से महसूस रही थी और वह जब भी नज़रें उठाती तो जवाद को अपनी जानिब अजीब सी नज़रों से देखता पाती। इसे कोफ्त सी महसूस रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। भाई साहब, मैं कहता हूँ कि आज दिन भी अच्छा है और मौका भी, तो क्यों ना बातचीत कर ली जाए, क्या पता फिर मोहलत मिले न मिले। शहबाज साहब जाने क्या सोच कर बोले तो अरबाज साहब इन्हें देखने लगे। करो, ज़रूर करो, तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस होने लगी। अरबाज साहब अच्छे मूड में बोले। तो फिर कोई दिन तय कर लेते हैं, शहर के तमाम मोअज़्ज़ज़ लोगों को इस फंक्शन में मदऊ किया जाएगा। लोगों को भी पता लग जाएगा कि शहबाज चौधरी के बेटे की मंगनी हुई है और वैसे भी इसने ज़िद पकड़ी हुई है कि अपना मास्टर ये इंग्लैंड से ही मुकम्मल करेगा। शहबाज चौधरी जवाद की जानिब देखते हुए बोले, जो मुसलसल इनाया को घूरने में मसरूफ़ था। अपना नाम सुनते ही वो फ़ौरन से इनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। शहबाज, पहले बच्चों को एक दूसरे को समझ तो लेने दो। जवाद बेटे ने भी इसलिए अपने साथ ले जाने की बात की है। अगर दोनों में कोई बात बन जाती है तो फिर हम लोग दिन भी रख लेंगे, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अरबाज साहब मतानत से समझाते हुए बोले तो शहबाज साहब सर हिलाने लगे। बेटा, तुम लोग ज़रा आपस में गपशप लगाओ, मुझे शहबाज से अकेले में कुछ बात करनी है। अरबाज साहब ने कमरे में मौजूद तमाम लोगों को बेदखली का इंदिया दिया, जिसे सुनते ही निगहत बेगम आसमा बेगम के साथ इनके कमरे में चली गई, जबकि वो सारा और जवाद के साथ अपने कमरे में चली आई। भाई, तुम पर पूरी तरह से फ्लैट हुआ है, मैं देख रही हूँ, हर वक्त ही तुम्हें देखता रहता है। सारा इसे देखते हुए सरगोशी में बोली तो वह मुस्कुरा भी न सकी। मुझे अपनी बचपन की तस्वीरें तो दिखाओ, सुना है तुम बहुत क्यूट हुआ करती थी। जवाद इसके साथ जुड़ कर बैठते हुए बोला तो वो थोड़ा सा सिरक गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी क्यूट हूँ। वो फ़ौरन से उठते हुए अलमारी की जानिब बढ़ गई और जवाद इसे देखता ही रह गया। और तुम ऐसे कह रहे हो जैसे बचपन में मुझे देखा तक नहीं। कितनी बार कहा है जवाद, इंसान बना करो और इसके लिए ज़रूरी है इंसानों में ही रहो। अगर अपनी जैसों में रहोगे तो इंसान होने का एहसास थोड़ा कम होगा। वो बगैर लगी लिपटी रखे बोली तो जवाद का मुँह उतर गया, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ये एक बंदा था जिसकी वजह से वो अपना ज़बत दिन ब दिन खोती जा रही थी। दरिया का पाट पार करने के बाद आगे खुश्क ज़मीन शुरू हो चुकी थी। दोपहर ढल रही थी और सूरज तेज़ी से बस्ती की जानिब गामज़न था। सामान के नाम पर इसके पास बस एक बैग पैक था जो इसके शानों से बंधा हुआ था और इसे ये भी मालूम नहीं था कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। जोश में वो सरहद तो पार कर गया था, लेकिन अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि जल्दबाजी में वो एक बड़ी गलती कर बैठा है, लेकिन अब हो भी कुछ नहीं सकता था। इसलिए वो एक सिम्मत मुतय्यन करते हुए अपने कदमों में तेज़ी पैदा कर गया। सूरज के गुरूब होने तक वो चलता रहा और फिर एक टीले की आड़ में बैठते हुए इसने अपने कांधों से बैग उतारा और इसे खोलते हुए इसमें मौजूद सामान का जायज़ा लेने लगा। चाकू और गन तो इसके पास पहले ही मौजूद थी। बैग में एक छोटा खैमा, स्लीपिंग बैग, 3 पैक खाना, कुछ सर्वाइवल का सामान और इसकी गन के कुछ इजाफी राउंड्स भी मौजूद थे। इसने आसपास अच्छी तरह से जायज़ा लेते हुए टीले की आड़ में आग जलाई और माहौल में मौजूद ठंडक को कुछ कम करने की कोशिश करने लगा। अपने दस्ताने उतारते हुए इसने अपने हाथ आग के सामने कर दिए तो कुछ सुकून का एहसास हुआ। फिर अपने मुंह के पास मौजूद माइक में ब्रावो 1 को पैगाम देने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद वो रेंज से आउट हो चुका था। कोई मंजिल नहीं है, ये भी नहीं मालूम कि वो खबीस कहाँ मिलेगा। अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा और इस मिशन में मुझे कामयाबी नसीब फरमा। वो खाने का एक टीन खोलते हुए इसे आग पर गर्म करने लगा। ये तैयार खाना था जो ऐसे हालात के लिए इन लोगों के पास मौजूद रहता। हैरत इसे इस बात की थी कि इन हिंदुओं के लिए यहाँ कितने लोग काम कर रहे थे। इसने जिन 2 लोगों को पहाड़ी पर गोली मारी थी वो गैर मुल्की गोरे थे, जिनकी गाड़ी को उन्होंने निशाना बनाया था। वो अफगान पार्टी थी और रवि प्रसाद के पीछे जो लोग सबसे आखिर में आए थे वो कुछ थर्ड पार्टी थी जो ना अफगानी थे और ना अंग्रेज़। इसका दिमाग ये सब सोचते हुए माऊफ सा हुआ जा रहा था, यानी कि एक साथ हमारा कई मुल्कों की एजेंसियों से पाला पड़ा हुआ है। वो उबलते हुए गोश्त का कुतला मुंह में डालते हुए बिड़बिड़ाया। ये खाना इसे कभी भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मजबूरी में भूखा मरने से फिर भी लाख दर्जे बेहतर था। पहले इसका मूड था कि वो रात को आराम करेगा और फिर सुबह पहले वक्त वो अपनी तलाश फिर से शुरू करेगा, लेकिन फिर इसने इरादा मौखर किया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अपना सामान उठाते हुए एक मरतबा फिर से निकल पड़ा। ये पेचदार सा रास्ता था जो टीलों के दरमियान गहराई से होता हुआ भूल भुलैयों जैसा था। थोड़ी देर तो वो चलता रहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो एक जानिब बने टीले पर चढ़ना शुरू हो गया। कुछ ही देर में वो टीले पर मौजूद था, लेकिन इसके सामने भी एक और ऊंचा टीला था जिसकी वजह से इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर सांस बहाल करने के बाद वो इसी दूसरे ऊंचे टीले पर चढ़ना शुरू हो गया। यहाँ ऊपर पहुँचने पर इसे अच्छा व्यू मिल गया। इसने नीचे देखा तो इसे चक्कर सा आ गया, क्योंकि जिस रास्ते को पकड़कर वो जा रहा था वो बहुत ही पेचो खम से भरा हुआ था। अपना बैग एक तरफ रखते हुए इसने दूरबीन निकाली और इसे आंखों के सामने करते हुए वो चारों अतराफ का जायज़ा लेने लगा। एक जगह हल्की सी रोशनी नजर आई तो इसने इसी जगह को फोकस किया और जूम बढ़ाया तो मंजर कदरे वाज़े हो गया।
एक वो बड़ी फौजी बेस जैसी जगह थी जो यकीनन बहुत बड़ी थी, लेकिन दूरबीन इसकी बड़ाई दिखाने से कासिर थी और वजह थी दरमियान में हायल फासला। यह सबसे करीबी जगह है जहाँ रवि प्रसाद को ले जाने का 90% इम्कान है। वो दूरबीन आंखों से हटाते हुए होले से बिड़बिड़ाया और सर पर मौजूद ऊनी टोपी को मज़ीद नीचे की जानिब खींच लिया। सूरज गुरूब होते ही सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और इम्कान था कि जल्दी बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती। इस सर्दी से बचने का एक वाहिद तरीका यही था कि वो चलता रहता, वरना इस ठंड ने इसे कहीं का नहीं छोड़ना था। जेब से कंपास निकालते हुए इसने सिमत का तयन किया और फिर नीचे उतरते हुए इसने एक दूसरी पगडंडी को पकड़ा जो कदरे सीधी थी। अब इसे बस चलना था और जल्द से जल्द इस फौजी बेस तक पहुँचना था। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए इसे बस नज़र रखनी थी और अल्लाह से मदद मांगनी थी, जो वो मुसलसल मांग रहा था। मिनटों और घंटों का हिसाब कहीं खो गया था। न जाने वो कितनी देर चलता रहा और फिर एक टीला क्रॉस करते हुए इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वहीं बनी एक कुदरती गार के अंदर चला आया, जो था तो मुख्तसर सा ही, लेकिन इस मौसम की शिद्दत से इसे काफ़ी हद तक महफूज रखता था और इसके देखे जाने का इम्कान भी खासा कम था। इसने आसपास फैली खुश्क जंगली झाड़ियों को जमा किया जो कि बर्फ़बारी से काफ़ी हद तक छुप गई थी और इन्हें गार में लाते हुए सुलगा दिया। आग का भी एक अपना ही मज़ा होता है और वो इस वक्त इसे पूरी तरह महसूस कर रहा था, जो इसके सर्दी से जमते वजूद में ज़िंदगी की लहर दौड़ा रही थी। इसने बैग से फोल्ड हुआ स्लीपिंग बैग निकाला और इसे आग के करीब डालते हुए इसमें घुस गया। कल की कल देखी जाएगी, वो बुने हुए चने मुंह में डालते हुए बोला, जो इसकी सर्दी को कम करने की एक भरपूर ग़िज़ा थी। आज हुआ सारा मंजर इसकी आंखों के सामने फिर रहा था और वो सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे इसके हाथ आया शिकार दुश्मन उचक कर ले गया। एक सर्द आह भरते हुए इसने दोनों हाथ सर के नीचे रखे और चित लेटते हुए माज कुछ ही लम्हों में इसके गहरे खराटे गार में गूंजने लगे थे। रात शहबाज साहब की फैमिली देर से गई। इसकी हालत खासी ख़राब थी और वजह थी जवाद का हद से बढ़ जाना। वो बहाने बहाने से इसे छूता रहा था और कोई मौका हाथ से जाने न दिया। शदीद कोफ्त ने इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था और जवाद को इसने इस खाने में फिट कर दिया था जिसमें लोग बिल्कुल ये एतबार के काबिल नहीं होते। अभी तो पता नहीं न्यू ईयर नाइट में मेरे साथ क्या होना है। वो खासी डरी हुई थी। अरबाज साहब की शय पर ही जवाद की इतनी हिम्मत हुई थी कि वो ऐसी जसारत करने की हिम्मत कर बैठा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अरबाज साहब की अपने ख़ानदान से मोहब्बत इसके अरमानों पर वो उसकी मानित जमती चली जा रही थी। इसे शिद्दत से सुल्तान की याद आ रही थी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर वो हमेशा इसकी डाल बन जाया करता था और ऐसी बातें कर जाता था जिनकी वजह से वो नॉर्मल हो जाती। इसने फ़ोन उठाते हुए सुल्तान का नंबर मिलाया तो बेल जा रही थी, लेकिन कॉल अटेंड नहीं की गई। इसने सर उठाते हुए घड़ी की जानिब देखा जो रात के 3 बजा रही थी। मायूसी की एक लहर ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और वो फ़ोन फेंकते हुए वहीं कारपेट पर बैठे बैठे ही बेड की पाइंती से टेक लगाते हुए आंखें मौंद गई। मैं भी 31 को फैसला करूंगी कि ये बंदा मेरे काबिल भी है या नहीं। वो धीरे से बिड़बिड़ाई और फिर इसे एहसास ना हुआ कि कब वो नीम की वादी में उतरती चली गई। सुबह इसकी आंख खुली तो वो अपनी हालत पर हैरान हो गई। वो कभी ऐसे नहीं सोई थी। एक ही हालत में रहने की वजह से इसका पूरा जिस्म अकड़ चुका था और इसे उठने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। मोबाइल उठाकर इसे चेक किया तो कोई मिस कॉल नहीं थी। यह हमेशा होता था कि जब भी मुझे इस बंदे की ज़रूरत होती है ये गैर हाजिर रहता है। वो बिड़बिड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई और फिर नीचे लाउंज में चली आई। मम्मा, बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी से कुछ भी खिला दें वरना मेरी जान निकल जानी है। वो टेबल पर बैठते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। नाश्ता तैयार है, बस अभी लाई। आसमा बेगम ने किचन से ही आवाज़ लगाई और फिर थोड़ी देर में ही इसके सामने इसका मनपसंद नाश्ता चुना जा चुका था। रात क्या राज़ो न्याज होते रहे हैं दोनों भाइयों में। वो पराठे का निवाला फ्राई अंडे की जर्दी में घुमाकर मुंह में डालते हुए पूछ बैठी। ताबूत में आखिरी कील ठोंके हैं दोनों भाइयों ने मिलकर। आसमा बेगम जले कटे अंदाज में बोली, यानी कि मेरी गुलामी की तारीख करीब है। और रग़बत से खाते हुए बोली, शर्म करो लड़की, ये कैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हो तुम। आसमा बेगम इसे घूरते हुए बोली तो वो दांत निकाल कर रह गई। मुझे तो हैरत इस निगत पर हो रही है, कैसे मेरे सामने मुंह फाड़ कर डिमांड कर रही है कि जहेज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने एक पूरी सोसाइटी को फेस करना होता है। अब भला बताओ, हमारी एक ही बेटी है तो क्या हम इसे बेआसरा और बगैर सामान के रुखसत करेंगे। आसमा बेगम गुस्से से बोली तो इन्हें देखेगी। क्या वाकई उन्होंने ऐसी चीप बात की है। इसके लहजे में हैरत वाज़ेह थी। तो और क्या, और तुम अपनी चाची से और किस चीज़ की उम्मीद रखती हो। आसमा बेगम इससे पूछ बैठी तो वो खामोशी से अपना नाश्ता ख़त्म करने लगी। जो किस्मत में लिखा होता है ना मामा, वो होकर ही रहता है। आप और मैं इसे चाहकर भी नहीं रोक सकते। नाश्ता ख़त्म करते हुए वो पानी का एक घूंट भरते हुए बोली तो आसमा बेगम लाचारी से अपना सर हिलाने लगी। इसी बात का तो दुख है, मेरी फूलों में पली हुई बच्ची को न जाने कैसा भर देंगे वो लोग, वो पढ़े लिखे जाहिल लोग। आसमा बेगम इसे हसरत से देखते हुए बोली तो वो हंस पड़ी। डोंट वरी मामा,
आपकी बेटी भी कोई गहरी नहीं है, इन्हें तंगी का नाच ना नचा दिया तो मेरा नाम भी इनाया नहीं। वो चाय का मग हाथ में थामते हुए बोली तो आसमा बेगम इसे मशकूक अंदाज में देखेगी। कुछ उल्टा सीधा न करना लड़की, वरना इन सब बातों का रोग अकेले तुम्हारे बाबा नहीं झेलना है, जो आंखों में न जाने कैसे चिराग जलाए इस रिश्ते को जोड़ने की तगदो में लगे हुए हैं। आसमा बेगम इसे समझाते हुए बोली तो एक सर्द आह भर कर रहेगी। वैसे बड़ा मुश्किल काम है इस बंदे से शादी करना जिसे आप एक आंख देखना गवारा न करते हों। वो चाय का घूंट भरते हुए बोली तो आसमा बेगम इसे गौर से देखने लगी। तुम्हें क्या वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है? उन्होंने किसी ख्याल के तहत इससे पूछ डाला। बिल्कुल भी नहीं, शक्ल तो दूर की बात, मुझे इसकी आवाज़ तक से नफरत है। वो चाय का मग हाथ में लिए वहाँ से उठ गई, क्योंकि अब बात जवाब की शुरू होने जा रही थी, जिससे इसे आजकल शदीद चिढ़ महसूस हो रही थी। सुबह रोशन थी, जिसकी हल्की रोशनी इस गार में भी महसूस की जा सकती थी। वह उठ बैठा और अपने गिरदोनवा का जायज़ा लिया। सब ठीक था। वो बाहर निकल आया और एक नज़र बर्फ़बारी का जायज़ा लिया जो एक रात में कई इंच पड़ चुकी थी। ये तो शुक्र था कि इसे महफूज जगह मुयसर आ चुकी थी जहाँ वो सुकून से सोया हुआ था, वरना खुले आसमान तले इसका वजूद फ्रोज़न फूड में तब्दील हो चुका था। जल्दी जल्दी इसने कुछ खुश्क लकड़ियाँ जमा की और वापस गार में चला आया, क्योंकि बाहर अभी भी बर्फ़ानी हवा चल रही थी। आग जलाकर इसने पानी गर्म करने के लिए रखा और बैग से खुश्क दूध और चीनी पत्ती निकालते हुए अपने लिए कड़क सा चाय का कप तैयार करने लगा और फिर अपने पास मौजूद खुश्क राशन से एक भरपूर नाश्ता किया। फिर सारा सामान लपेटते हुए इसने खुद को अच्छी तरह से लपेटा और सर पर ऊनी टोपी चढ़ाते हुए गर्म मफरल को गर्दन पर अच्छी तरह लपेट लिया। हाथ में मोटे दस्ताने और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए और बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। अपनी सीमत का तयन करते हुए इसने अपना सफ़र एक मरतबा फिर से शुरू कर दिया, जो रात को मौसमी हालात की वजह से तातुल का शिकार हो गया था। अल्लाह करे बस वो लोग अभी वहीं हों, कोई ना कोई वसीला इंशाल्लाह बन ही जाएगा। वो अपने कदमों में तेज़ी पैदा करते हुए इस जानिब चलने लगा जहाँ कल इसने फ़ौजी बेस देखी थी। फिर पूरा इसका दिन इसी सफ़र की नज़र हो गया और दरमियान में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश ना आया। दिन के इख्तिताम तक वो फ़ौजी बेस के खासा करीब पहुँच चुका था। अब तो खाने का जो सामान इसके पास मौजूद था वो भी ख़त्म होने को था। जिस पहाड़ी सिलसिले में वो सफ़र कर रहा था यह इसका आखिरी टीला था और इसके बाद एक चटियल मैदान फैला हुआ था, जिसके बाद वो फ़ौजी बेस मौजूद थी। अगलों ने भी सही जगह चुनकर ये बेस बनाई थी और ये मुमकिन था कि इसकी निगरानी यहाँ टीलों से भी की जाती हो जिनके दरमियान वो इस वक्त मौजूद था। अगर वो चटियल मैदान में सफ़र करता तो इसके देख लिए जाने का इम्कान वाज़े था। इसने अपना इरादा मौखर करते हुए रात में निकलने का फ़ैसला किया और दोबारा से इसी सिलसिले में घुस गया जहाँ से वो बाहर निकला था। शाम डल रही थी और इसे बस इंतज़ार ही करना था। अभी वो सोच ही रहा था कि कैसे वो इस बेस में दाखिल हो जब अचानक ही इसे हवा में एक शोर सा उठता महसूस हुआ। ये मखसूस आवाज़ हेलीकॉप्टर के पंखे की थी जो हवा में एक इरताज सा पैदा कर रहे थे। वो फ़ौरन से खड़ा हुआ और टीले की यार्ड से निकलते हुए खुली जगह पर आ गया। थोड़ी देर में इसे M117 हेलीकॉप्टर नज़र आया, जो यकीनी बात थी कि इंडियन एयरफोर्स का ही था। इस हेलीकॉप्टर ने इसके शक को तक़वियत बख्शी कि रवि प्रसाद भी यही मौजूद है। एक लावा सा इसके अंदर फूट पड़ा और आंखों में एक आग सी रोशन हो गई। जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये मेरा शिकार है और इसे चाहकर भी तुम लोग नहीं ले जा सकते। वो धीरे से बिड़बिड़ाया और वापस अपनी बुछार में चला आया। इसे मालूम था कि रात होने वाली है और ये हेलीकॉप्टर रात में उड़ने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन सुबह पहले टाइम इसका यहाँ से पूछ कर जाना अब यकीनी सी बात थी। अब जो करना है रात में ही करना होगा। वो खुद से मुखातिब होते हुए बोला और बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। इसके पास मौजूद दूरबीन में थर्मल विजन मौजूद था और वह इसके सर पर भी फिट हो जाती थी। आखिरकार सूरज गुरूब हुआ और वो टीले की ओर से निकल आया और थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करने के बाद वो दूरबीन को अपनी टोपी पर सेट करते हुए इस चटियल मैदान में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसने फ़िलहाल इसे नाइट विजन पर सेट किया हुआ था और रात में भी इसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। और बिल्ली की सी चाल चलता हुआ तेज़ी से फ़ौजी बेस की जानिब बढ़ रहा था। जहाँ इसे कोई आवाज़ सुनाई देती तो वो फ़ौरन ज़मीन पर लेट जाता और दूरबीन को थर्मल विजन पर डाल देता। एक मरतबा इसे कुदरती बड़ी साइज़ की बर्फ़ानी बिल्ली नज़र आई तो इसकी हंसी निकल गई। मुझसे अच्छी तो तू ही ठहरी, कम से कम आज़ादी से तू फिर तो सकती है, वो हौले से बोला और दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर दिया। बेस की दीवार के साथ इसने रुकना मुनासिब समझा और थर्मल विजन में चारों जानिब नज़र दौड़ाई तो इसे दूर टीलों में हरकत नज़र आई और वह जगह इस जगह से बहुत ही करीब थी जहाँ इसने अपना पूरा दिन गुजारा था। एक अजीब सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। वहाँ से निकल आया हूँ तो इंशाल्लाह यहाँ से भी बखैरियत निकल जाऊँगा, और वो भी मेहमान के साथ। वो मुस्कुराते हुए बोला और दीवार का जायज़ा लेने लगा जो खालिस पत्थरों से बनाई गई थी और ऐन इसके सर के ऊपर वॉच टावर बना हुआ था। लेकिन शायद इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ तक भी आ सकता है, इसलिए वो बेफिक्री से अपने मामूलात में मगन थे। वो दीवार के साथ साथ चलता हुआ वॉच टावर से थोड़ा आगे आया और अभी अंदर दाखिल होने का सोच ही रहा था कि अचानक ही हॉल्ट की आवाज़ इसके कानों से टकराई
और इसका सांस रुकने लगा।